अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, बच्चों की उपलब्धियां भारत को ले जाएंगी उन्नति के शिखर पर। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर के विकृत मैप पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा, ये नई मुस्लिम लीग कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा, कांग्रेस का हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ। इंडी गठबंधन में फिर फूट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। अजय माकन को पार्टी से बाहर करने की मांग की, नहीं तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की दी धमकी। झूठे वायदों पर फिर घिरी आप सरकार। भाजपा महिला मोर्चा एवं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिनों ने आप सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साहस और सामर्थ्य की सराहना करते हुए कहा कि आज के युवाओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कारण विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी किया। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में देश के विकास में युवाओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास विकसित भारत का लक्ष्य है। समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना, हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति से अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस श्रेणी में 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। गौरतलब है 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ रामलला विराजमान है। मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ जहाँ बाबा गोरखनाथ विराजमान है। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बहुत फ्रेंडली थे और मतलब मुझे बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग हुई कि मैं अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें सौभाग्य मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला आज की कार्यक्रम में कि हम इधर आए और मुझे ये अवार्ड दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबसे बहुत अच्छे से बात किए हैं। The Prime Minister met us and encouraged us to pursue further and represent India at an international stage in the future. He appreciated all of us
and he spoke to us sometime and we shared our feelings with him and it was very good meeting him. मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे खुद पर बहुत गर्व है। मैंने उनको अपनी रिसर्च भी प्रेजेंट, मैंने उनको अपना ब्रोशर दिया, आई शेयर्ड माई आइडियाज टू देम। उन्होंने टाइम एंड कैपेसिटी रखी कि उन्होंने पूरा डिटेल में मेरे से सुना सब कुछ एंड व्हाटएवर आई सेड दे एक्सेप्टेड इट। मैं अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वो उन्होंने सुना और वो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, तो और गाना भी सुना उनको, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। दूर हो सपदान सोइलई मठियों में यारो लो लो। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। पश्चिम खासी हिल्स मेघालय अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए नदी में डूबते 4 बच्चों की जान बचाने वाले दक्षिणी पश्चिमी खाती हिल्स मेघालय के बहादुर किशन बानियन को वीरता के लिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी तरह शेखपुरा बिहार के सौरभ कुमार ने भी 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाते हुए बहादुरी की वह मिसाल प्रस्तुत की, जिसने प्रेरणादायक और मानवता का एक उत्तम उदाहरण भी पेश किया। अमरावती महाराष्ट्र की करीना अशोक थापा ने भी गंभीर आग से फ्लैट में रहने वाले 36 लोगों की जान बचाई। ऐसी ही असाधारण उपलब्धियों के लिए करीब 7 श्रेणियों में राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। इसमें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनंतनाग जम्मू एवं कश्मीर के मशहूर सूफी गायक अयान सज्जाद, चेंगलपट्टू तमिलनाडु की जननी नारायण, महाराजगंज उत्तर प्रदेश की सांची अग्रवाल, इनोवेशन के लिए दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के सिंधु राजा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सांबा जम्मू एवं कश्मीर के ऋषि कुमार, खेल के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ से जूडो खिलाड़ी हेमवती नाथ, उड़ीसा की पीटीएस स्मिता बोइया, पंजाब की पर्वतारोही सानवी सूद, आंध्र प्रदेश के स्केटर जैसी राज माथरापू, पटना बिहार की पैरा एथलेटिक्स गोल्डी कुमारी, कारगिल समर स्मारक से इंडिया गेट तक 1251 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा पूरी करने वाले नई दिल्ली के आरव भारद्वाज, महज 3 साल की उम्र में चेस के उस्ताद बनने वाले कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 दिव्यांग बच्चों में कला एवं संस्कृति के लिए गुजरात के ओम जिग्नेश व्यास और महाराष्ट्र की केया हटकर को भी पुरस्कार से नवाजा गया। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है, आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियों ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कुल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि राजधानी में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो महिला सम्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। इस योजना को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों को कहना है कि उन्होंने इस तरह की कई योजनाएं शुरू की, लेकिन आज तक किसी भी योजना को पूरा नहीं कर पाए और लोगों से झूठे वादे किए। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिनों का वेतन पिछले 1-2 सालों से रुका हुआ है, जिसके चलते दिल्ली वक्फ बोर्ड के कई इमाम अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि उनकी सैलरी करीब 17 महीने से रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे करीब 250 इमाम परेशान हैं। इनका वेतन मात्र 18,000 रुपए प्रति माह है। जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। दिल्ली एनडीएमसी की चौथी बैठक में भी राज्य पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। यहां तक कि केजरीवाल ने अब तक एनडीएमसी की सदस्यता भी नहीं ली है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने केजरीवाल पर जनता से जुड़े मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी ने केजरीवाल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत ने बात की कुलजीत सिंह चहल से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की सड़कों पर हर महीने हर महिला 2100 रुपये ये पोस्टर लगवा करके इससे प्रचार कर रहे हैं। इस बीच एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि ये जो योजना है 2100 रुपये महीने की, ये योजना फर्जी योजना है। कुलजीत जी, ट्रंप कार्ड के तौर पर आम आदमी पार्टी इस स्कीम को लेकर के चुनाव में है दिल्ली विधानसभा के, और आप कह रहे हैं कि योजना फर्जी है। ऐसी योजना पंजाब में भी घोषणा करी थी इलेक्शन से पहले। 2 साल 1.5 साल हो गए, कोई किसी एक बहन को वहाँ कोई भी एक सम्मान राशि नहीं मिली। अगर मैं बात झूठ कह रहा हूँ तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ अपने वाइस चेयरमैन, नहीं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। दूसरा, जो घोषणा करी, ये दिल्ली सरकार का एक स्पष्टीकरण है जो अखबारों में छपा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, ये योजना फर्जी है। एनडीएमसी की काउंसिल में चौथी बैठक में एक निंदा प्रस्ताव भी आप लोगों ने पारित किया है और साथ ही साथ लीगल एक्शन के लिए भी इसको मूव किया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी नहीं आए, सदस्यता भी नहीं ली है, किस तरीके का एक्शन होगा? देखिए, निंदा प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया है। निंदा प्रस्ताव किस लिए है कि अरविंद केजरीवाल काउंसिल की मीटिंग से नदारत हैं, जनता से जुड़े मुद्दों से भाग रहे हैं। ये कुलजीत सिंह चहल एनडीएमसी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि हर महीने हर महिला 2100 रुपये एक फर्जी योजना है, और उसी के तहत एक निंदा प्रस्ताव भी एनडीएमसी की जो काउंसिल है उसने आज पारित किया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी काउंसिल की सदस्यता तक नहीं ली है और ना ही वो चौथी काउंसिल की बैठक के बाद एक बार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कैमरा सहयोगी केशव के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के दावों पर भाजपा ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर निशाना साधा है।
दरअसल राजनीति के गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान और इशरत जहां को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिल्ली दंगों की मुख्य आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट देने की चर्चा कर रही है। ताहिर हुसैन को पहले ही AIMIM से टिकट मिल चुका है। एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान को AIMIM से टिकट मिलने वाला है। उन्होंने कहा, मुसलमान वोट पाने के लिए ये लोग किस स्तर तक जाएंगे। MIM और कांग्रेस में कौन बनेगा वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान, ये कंपटीशन चालू है। कौन कैप पॉलिटिक्स, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आगे निकलेगा, इसका एक प्रतिस्पर्धा शुरू है। तो दंगाइयों के साथ कौन हो सकता है सबसे ज्यादा, ये कंपटीशन आम आदमी पार्टी में तो पहले से था, पर अब कांग्रेस और MIM में भी छिड़ चुका है। पर इनमें से एक भी व्यक्ति कभी अंकित शर्मा के परिवार, दिलबर नेगी के परिवार, सोलंकी परिवार के पास नहीं गया होगा उनकी सहायता करने। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। इनको हिंदू जो मारे गए दिल्ली दंगों में, इनकी कोई चिंता नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो उसे इंडी गठबंधन से बाहर करने के लिए आप गठबंधन साथियों से बात करेगी। वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। उधर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमेशा संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भाषा और कभी प्रांत के नाम पर देश को बांटकर केवल सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार और जनता सजग है। कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है। जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा, क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग, प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है, ये बहुत साफ हो गया है। सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस 36 साल बाद भारत में वापस आ गई है। साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस किताब पर से लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। डीडी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज इस किताब के बारे में दे रहे हैं जानकारी। ये किताब जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इस किताब का नाम है द सैटेनिक वर्सेस और ये सलमान रुश्दी के द्वारा किताब लिखी गई है। और अगर मैं पूरी बात करूं तो 36 सालों बाद इस किताब पर से बैन हटाया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 36 साल के बाद इस किताब से बैन उठाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि 1988 में इस किताब पर बैन लगाया गया था और अब
कुछ दिन पहले ही इस पर से बैन हटा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब पर से बैन हटाया है ये बोलकर कि उस वक्त जो सरकार थी वो उसका नोटिफिकेशन जो है इम्पोज का वो नहीं जमा कर पाई, तो इसीलिए इस किताब से बैन उठा है। और अभी हम हैं यहाँ खान मार्केट दिल्ली में, जहाँ पर दुकानों के अंदर मानो कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी हो और लोग आ रहे हैं और किताब खरीद रहे हैं। 1999 रुपये इस किताब का जो है मूल वो रखा गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि खूब लोग आ रहे हैं फ़िलहाल ये किताब खरीदने के लिए, जानने के लिए उनके मन में एक बहुत जिज्ञासा है कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है जो 1988 में इस पर बैन लगा दिया गया था। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख परंपरा काफी समृद्ध है। विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए न केवल अपनी परंपरा को सुरक्षित संरक्षित रखा, बल्कि देश और धर्म के लिए बलिदान देकर नई प्रेरणा प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं को देखकर सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान याद आता है। ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 और 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता और शोध को बढ़ावा देने के मकसद से यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला, तो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसमें खास बात यह है कि पुरुषों के तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। चुनाव आयोग ने 4 विधानसभा चुनावों की 14 रिपोर्ट और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से जुड़ी 42 रिपोर्ट पेश कर दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी डेटा बेस जारी किया है। देश की आज़ादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश की आज़ादी की लौ लगभग हर भारतीय के दिल में जल रही है। ऐसे ही एक वीर सपूत क्रांतिकारी उधम सिंह थे। 1899 को आज ही के दिन क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म हुआ था। आपने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल डायर की हत्या कर दी थी। 13 अप्रैल 1919, जगह जालियांवाला बाग, दिन बैसाखी। इस दिन और तारीख का जब भी जिक्र भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आता है तो याद आता है अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत का वो काला चेहरा जिसने सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अपना शिकार बनाया था। वो दिन रविवार का था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। बाग में दाखिल होने का एक ही छोटा सा रास्ता था। जनरल डायर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो सेना के साथ पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, चारों ओर चीखें सुनाई देने लगी। जालियांवाला बाग की धरती हजारों निर्दोषों के खून से लाल हो गई। अंग्रेजों के इस दमनकारी कदम से एक नौजवान का खून खौल उठा। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि उधम सिंह थे। उनके दिल में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। ये हत्याकांड उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था।
ऊधम सिंह ने अपने मिशन को अंजाम दिया 13 मार्च 1940 को। लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर एक अधिवेशन में शामिल होने आया था। जैसे ही माइकल ओडायर ने मंच पर आकर बोलना शुरू किया, 21 सालों से सीने में बदले की आग दबाए बैठे ऊधम सिंह ने अपने पिस्तौल से जालियांवाला बाग में हजारों लोगों के हत्यारे जनरल डायर का सीना छलनी करके उसे मौत की नींद सुलाई। ऊधम सिंह की गोलियों से छलनी हुआ जनरल माइकल ओडायर वही था जिसने जनरल डायर को जालियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे। भारत माता के वीर सपूत ऊधम सिंह गर्व और शौर्य से भरा सीना लिए विजयी भाव से निडरता के साथ खड़े रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1940 को उन पर औपचारिक रूप से हत्या का मुकदमा शुरू किया गया। अब वो दिन आ गया जब इस महान क्रांतिकारी को फांसी दी जानी थी। 31 जुलाई को ऊधम सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस महान शूरवीर देशभक्त महायोद्धा का नाम देश की जंग आजादी में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।